हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षा इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ असम बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए लास्ट 13 वाई के PYQs फ्रॉम द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द 3D transition metals exhibits the largest number of oxidation state? कौन सा 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिबिट करता है? +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके हेल्प से आप देख सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है। अगर मैं बात करूं कि कोई भी 3D एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो उसको हम बताते हैं NS इलेक्ट्रॉन से। मतलब किसी भी एलिमेंट में कितने S इलेक्ट्रॉन है वो मुझे बताएगा कि उसमें उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज द सम ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब NS में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जब हम सम लेते हैं तो वही मुझे क्या बता देती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बता देती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, तो स्कैंडियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? NS इलेक्ट्रॉन। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2। अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे NS के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 3D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 2 + 1 3। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3। वैसे ही अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की, तो इसमें NS में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2। तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो 2 + 2 + 4। ठीक है। अगर बात करूं इसकी, तो मिनिमम हो जाएगा +2, मैक्सिमम हो जाएगा +5। मिनिमम हो जाएगा +1 और मैक्सिमम हो जाएगा +6। यहाँ पे मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 + 2 7। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग चालू हो जाती है। तो मिनिमम तो 2 ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? तो मुझे पता है कि इसके D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 + 2 + 6। ठीक है। वैसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं? किसी भी ऑक्सीडेशन एलिमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस ट्रिक में इस तरह से जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पे अपन को 4 एक्सेप्शन मिलेंगे, 2 मिनिमम वाले के लिए और 2 मैक्सिमम वाले के लिए। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मिनिमम वाले की, तो स्कैंडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे ही जब मैं बात करता हूँ क्रोमियम की, तो ये इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब chromium does not exhibit +1 oxidation state whereas scandium do not exhibit +2 oxidation state। ये तो था क्या? 2 एक्सेप्शन मिनिमम वालों का। अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली की बात करूं, तो ये जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता। वैसे ही अगर मैं देखूं कॉपर, तो कॉपर का देखो मिनिमम कितना होना चाहिए था? +1। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? मैक्सिमम भी +1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन 0 है और S में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो ये 4 एक्सेप्शंस आप लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे, 2 मिनिमम वालों के लिए, 2 मैक्सिमम वालों के लिए। ठीक है। तो अब हम लोग यहां से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन एग्जिबिट कर रहा है? मैंगनीज। देखो +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो ये कुल 6 डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, जो कि इस 3D सीरीज में मैक्सिमम है। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट
of a divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25। मुझे कहा गया है एक डाइवेलेंट आयन है, एक डाइवेलेंट आयन है, मेरे को इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है, और कहा गया है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 25 है उसके लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3d5 4s2। 3d5 ये मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, लेकिन मुझे किसमें देखना है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है, डाइवेलेंट आयन का। तो इसमें कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इट विल बी, यहां से आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3d5। तो 3d5 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ, इसमें कुल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √n इंटू n+2। और ये n किसको रिप्रेजेंट करता है, ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कितने 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 5 इंटू 5+2, तो 5+2 कितना होता है 7, और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और इसकी जो यूनिट होती है वो बोर मैग्नेटन होती है, जिसको हम लोग Bm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी आयन का, इस फॉर्मूले से हम किसी भी आयन में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गिव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, वो एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट जिसके पास क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में या फिर उसके कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वो एग्जिबिट कर सकता है, तो ऐसे एलिमेंट को अपन क्या कह देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कह देंगे। तो देखो क्या लिखा है, ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड और इन एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज क्या होता है, ns1 to 2 n-1d 1 to 10, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट है Zn2+ salts are colorless while Cu2+ salts are colored, give reason। तो ये जो कलर प्रॉपर्टी है, ये कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करता है 3D एलिमेंट, ये कलर प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं Zn2+ की, तो यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d10। और अगर मैं बात करूं कॉपर 2+ की, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d9 होगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, जबकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या शो करेगा, ये dd ट्रांजिशन शो करेगा, dd ट्रांजिशन शो करेगा, और जिसके वजह से कॉपर 2+ के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जबकि Zn2+ वाले कंपाउंड्स सिंस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये dd ट्रांजिशन शो नहीं करते, एंड हेंस दे आर कलरलेस। तो देखो क्या लिखा है,
copper has incompletely filled d orbitals in +2 oxidation state, whereas in case of Zn2 plus the d orbitals are completely filled. Okay, hence dd transition is possible only in case of Cu2 plus, and thus we see Zn2 plus salts are colorless while Cu2 plus salts are colored. That's it. तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये इसका मेन रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Zn2 प्लस के केस में इसका जो डी सबशेल था इट वाज कंप्लीटली फिल्ड, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। और अगर डीडी ट्रांजिशन शो नहीं करता है तो कोई कलर होगा उसका? नहीं, उसके कंपाउंड जो होंगे वो कलरलेस होंगे। वैसे ही जब मैं बात करता हूँ कॉपर 2 प्लस की, तो इसमें कन्फिग्रेशन क्या है? 3d9, मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कह सकता हूँ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि डीडी ट्रांजिशन शो कर सकता है। और अगर ये डीडी ट्रांजिशन शो करता है तो कैसा होगा कंपाउंड? इसके कंपाउंड कलर्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज lengthenoid contraction? What are the consequences of lengthenoid contraction? तो देखो क्या होता है lengthenoid contraction? The decrease in the ionic radii, the decrease in the ionic radii as well as atomic radii of the elements of the lanthanoids series in moving from left to the right is known as lengthenoid contraction। मतलब कहा गया है, मुझे पता है ये जो lengthenoid स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? सीरियम से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है? ल्यूटेशियम पे आके ख़त्म हो जाता है। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, हाँ, सीरियम से ल्यूटेशियम तक, तो हम देखते हैं कि इनमें जो साइज़ है ना, साइज़ डिक्रीज़ हो रही है। और इसका साइज़ का डिक्रीज़ होने का कारण क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से उनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी डिक्रीज इन साइज़ को हम क्या कह देते हैं? lengthenoid contraction। तो फिर से देखो कि डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ lengthenoids फ्रॉम lanthanum टू lutetium इज नोन एज lengthenoid contraction। अब मैं अगर बात करूं consequences ऑफ lengthenoid contraction, तो consequences क्या होता है? अब सिंस poor shielding, due to poor shielding of 4f14 electrons, the size of 4d and 5d elements becomes almost equal। तो small size difference between size of 4d and 5d of transition elements। और second क्या है? steady decrease in size। तो पहला क्या होता है कि ये जो 4f14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका पुअर शिल्डिंग होता है। अब शिल्डिंग पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो जब हम लोग 4d और 5d सीरीज का साइज कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं 4d और 5d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव सिमिलर साइजेस एंड द रीजन इज एट्रीब्यूटेड टू दिस lengthenoid contraction। तो हमें ये पूरी चीज बातें ध्यान होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो रिपीटेडली आता है, 2024 में भी आया था, 22 में भी आया था, 20 में भी आया था और इससे पहले भी पूछा गया था। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है? Why is Cr2 plus reducing and Mn3 plus oxidizing when both of them have D4 configuration? मुझे कहता है कि ये जो अपना Cr2 plus है और Mn3 plus है, दोनों की कन्फिग्रेशन क्या है? D4 है, दोनों की कन्फिग्रेशन D4 है, लेकिन इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल दिस बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्सप्लेनेशन, तो देखो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने एक रिलेशन पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, और वो रिलेशन क्या था? डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होता है? जब गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अब अगर ये ओवरऑल वैल्यू मुझे नेगेटिव चाहिए तो मुझे ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अब जब मैं देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखता हूँ किसका? क्रोमियम का।
क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ का जो ई नॉट है ये है नेगेटिव, मतलब ये इधर से इधर नहीं जाना चाहेगा क्योंकि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। वैसे ही जब मैं बात करता हूं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मैंगनीज, तो Mn3+ से जो Mn2+ का कन्वर्जन है इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू है ये पॉजिटिव है, मतलब Mn कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहेगा, Mn2+ में, इसका ये वाला स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो देखो क्रोमियम 3+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना D3 होता है, जबकि इसका क्या होता है D5। अब NCERT कहती है कि इसके D3 कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबल होने का रीजन क्या है, इसका D3 कॉन्फ़िगरेशन में T2G जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है। क्या होता है, T2G इसका हाफ फिल्ड होता है, जबकि इसमें क्या है, हाफ फिल्ड D ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो NCERT ने इसके D3 के स्टेबल होने का रीजन बताया है कि क्रोमियम +3 में T2G हाफ फिल्ड होता है, जबकि इसके स्टेबिलिटी का रीजन बताया है कि Mn2+ में जो D5 होता है उसका स्टेबिलिटी का रीजन है इसका हाफ फिल्ड D ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे पता है इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल, इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो अब देखो जब क्रोमियम 2+ से 3+ में जाएगा तो इसका क्या हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऐसा स्पीसीज जो ऑक्सीडाइज होता है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर एज वो स्पीसीज जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसके तरह बिहेव करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब Mn3+ कैसे बिहेव करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हेंस वी से दैट क्रोमियम 2+ act as a reducing agent whereas Mn3+ act as a oxidizing agent. Reason, due to stability of Cr+3 in D3 state due to its T2G half filled configuration and इसका क्या हो जाएगा Mn2+ is stable due to half filled D configuration। तो देखो क्या लिखा है, the E0 Cr3+ goes to Cr2+ value is negative which states that it has more tendency to exist in Cr3+ state where it has stable half T2G configuration। मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, मतलब Cr3+ स्टेट ज्यादा स्टेबल है, क्यों, ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड T2G configuration। Hence Cr2+ easily gets oxidized to Cr3+ by losing an electron and acts as a reducing agent। Whereas in case of on the other hand in case of Mn this value is negative which states that Mn is more stable in +2 oxidation state owing to its half filled D configuration, thus Mn3+ easily gets oxidized to Mn2+ by accepting an electron and behaves like an oxidizing agent। सेम बात कही है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल लिख देना कि Cr3+ का जो स्टेबिलिटी का रीजन है क्या है, हाफ फिल्ड T2G ऑर्बिटल, और यहाँ पे Mn2+ का स्टेबिलिटी का रीजन लिख देना क्या, D5 जो है हाफ फिल्ड D कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आउट ऑफ Cu+ एंड Cu2+, आउट ऑफ Cu+ एंड Cu2+, which one ion is more stable in aqueous solution and why। मुझे पूछा गया है
कि Cu प्लस आयन और Cu2 प्लस आयन में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन या फिर एक्वस मीडियम में, ठीक है। या फिर इसको कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉपर 2 हैज D3 कन्फिग्रेशन, कॉपर 2 प्लस हैज D3 configuration while Cu2 has D9 configuration, still Cu2 is more stable in aqueous medium than Cu1. Why? तो देखो क्या कहा गया है, देखना। हाँ, Cu प्लस जो होता है ना, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3D10 और Cu2 प्लस की बात करता हूं तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 3D9। कहता है कि इवन दो इसका फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है और इसका पार्शियली, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, किसमें, एक्वस मीडियम में। तो रीज़न जाता है एक्वस मीडियम में एक हाइड्रेशन एनर्जी बोल के टर्म यूज़ करते हैं अपन। तो ये जो Cu2 प्लस है ना, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है एक्वस सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू Cu प्लस, ठीक है। मैंने क्या कहा कि Cu2 प्लस आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है एक्वस मीडियम में वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू Cu प्लस। तो इसलिए ये जो Cu प्लस है ना, इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोर स्टेबल Cu2 प्लस। मतलब ये जो Cu प्लस हम लोग को दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में लेता हूं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2 प्लस और Cu, ठीक है। तो ये थी कहानी इसकी। तो देखो क्या लिखा है मैंने, Cu2 plus is more stable in aqueous solution because it has more hydration energy as compared to that of Cu plus. In fact, Cu plus undergoes disproportionation in aqueous medium। और अभी मैंने बताया था disproportionation मतलब क्या होता है कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस होता है। तो ये जब +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब ये Cu मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये जो चीज़ है इट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर रही है, एक बार वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, एक बार लोअर में, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन एटोमाइजेशन एंथैल्पी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं बात करूं एटोमाइजेशन एंथैल्पी की तो ध्यान देना, ठीक है। देखो अपन डीएनए ब्लॉक में 2 टर्म पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा हीट ऑफ एटोमाइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं HOA से, ठीक है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटोमाइजेशन का रीजन होता है ना, ये किस बात पे डिपेंड करता है, देखना, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू और हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़्यादा तो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी ज़्यादा। क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी विल बी हायर, टेंडेंसी होगी ज़्यादा। और अगर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी ज़्यादा तो बनने वाला जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। मेटेलिक बॉन्ड जो बनेगा इट विल बी स्ट्रॉन्गर। और अगर मेटेलिक बॉन्ड जो बना है हमारा स्ट्रॉन्गर होता है तो इस केस में हीट ऑफ एटोमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट दोनों की वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। तो सर ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है, तो किसी भी मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेक मेटेलिक बॉन्ड इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा अपन को उतनी ज़्यादा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी एज अ फॉर्म ऑफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे पूछता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड। अब मुझे कंपैरिजन पूछा है किसके किसके बीच में, मैंगनीज, आयरन और Zn,
ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम एटोमाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं FeMn और जिंक की, तो मुझे पता है जिंक में क्या होता है 3d10 4s2 होता है। इसमें जो अपना डी शेल है कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जीरो है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जीरो, तो मेटेलिक बॉन्ड टेंडेंसी होगी कम। तो अगर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी कम, तो मेटेलिक बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वीक बनेगा। और अगर मेटेलिक बॉन्ड बनता है वीक, तो उसकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी? मिनिमम होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जिंक की जो होगी हीट ऑफ एटोमाइजेशन वो क्या होगी? मिनिमम होगी। अब बात है मैंगनीज और आयरन की। तो देखो आपको मैं समझाता हूं एक कर्व से, ठीक है। ये हमारा हीट ऑफ एटोमाइजेशन का कर्व दिया हुआ है कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन कैसे वेरी करता है विद एटॉमिक नंबर। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही हम लोग D1 से लेके D5 तक जाते हैं, D1 से लेके D5 तक जाते हैं, तो मेरा हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो यहां से ये देखो, जब मैं ये जो रिप्रेजेंट करता है ये 3D सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये मैं ऊपर जाता हूं, मतलब D1 से लेके D5 तक, तो क्या होता है? हीट ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज होता है। अब देखो अपने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1, मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसका जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद क्रोमियम के बाद जब हम मैंगनीज देखते हैं, तो मैंगनीज में 3d5 4s2, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसमें 6 है, तो इसमें 5 है। तो इसमें ना कुछ कम होना चाहिए था, लेकिन जब हम मैंगनीज का देखते हैं ना, तो मैंगनीज का जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है बहुत कम है। ये जो Mn ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है। रीजन है कि Mn का जो डी सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड है, जिसके वजह से वो स्टेबल है, ठीक है। अब स्टेबल है तो वो मेटेलिक बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा। अगर वो मेटेलिक बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, तो उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जो बनेगा वो वीकर होगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंगनीज होता है ना, ये एनामोलस मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। 3D सीरीज में मैंगनीज और 4D सीरीज में टेक्नीशियम, इनका जो होता है ना, इनमें दोनों में 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका क्रोमियम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम जाता है। क्यों? बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डीकॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूं कि ये मैंगनीज के बाद ये कौन है? आयरन, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि जिंक का जो है यहां पे लाई करता है, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं जिंक का सबसे कम होगा, उसके बाद मैंगनीज का, और सबसे ज्यादा किसका होगा? आयरन का होगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, ये पहले देख लो, ये क्या हो जाएगा? तो सबसे कम जिंक का, सबसे ज्यादा आयरन का, और उसके बाद Mn का, ठीक है। तो ये रहेगा ऑर्डर। अगर मैं बात करता हूं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी, तो ये देखो क्रोमियम के नीचे कौन प्रेजेंट होता है? टंगस्टन, और टंगस्टन के ऊपर सॉरी ये क्या हो जाएगा? मॉलिब्डेनम, और ये क्या हो जाएगा? टंगस्टन। मतलब किसी भी अगर सीरीज में देखो तो क्रोमियम वाले ग्रुप की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है मैक्सिमम होती है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैं देख सकता हूं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक के केस में किसका होता है? टंगस्टन का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, ये देखो ये यहां पे हो जाएगा मरकरी का। तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, और लोवेस्ट होता है मरकरी का। और याद करो, मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ओके।
तो मैंने कहा था कि डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके सब मेटल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लिक्विड मेटल प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही मेटल प्रेजेंट होता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और वो मेटल है मरकरी। तो समझ में आया ये कर्व। नेक्स्ट, Ti4+ compounds are colorless in aqueous medium but Ti3+ compounds are violet colored। तो इसका भी रीजन यही जाएगा। तो जब हम लोग Ti4+ की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहां पे अपन को क्या दिखता है, वहां पे अपन को 0 d इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो अगर कोई d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या वो dd ट्रांजिशन शो करेगा? नहीं करेगा। तो dd ट्रांजिशन शो नहीं करेगा तो वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस। जबकि अगर मैं बात करता हूँ Ti3+ कंपाउंड्स की, तो वहां पे कुछ ना कुछ dd ट्रांजिशन हो रहा होगा क्योंकि उसमें d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देख लो Ti4+ और Ti3+। तो मुझे बताओ कि स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3d2 4s2। अगर Ti4+ लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई भी इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाएगा? आर्गन के बराबर। और इसका कितना हो जाएगा? आर्गन 18 3d1। मतलब यहाँ पे 0 d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये कोई dd ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, जबकि इसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है d ऑर्बिटल में जो कि dd ट्रांजिशन शो कर सकता है। हेंस वी से दिस कंपाउंड्स ऑफ Ti3+ आर वायलेट कलर्ड, वेरस Ti4+ के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो Ti exhibits 0 d electrons in its +4 oxidation state, whereas in +3 oxidation state it has at least 1 d electron which can undergo dd transitions. Hence we observe that the Ti4+ compounds are colored in aqueous solution but Ti3+ compounds are violet colored. Next, what is meant by disproportionation of an oxidation state? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि disproportionation of oxidation state क्या होता है। जब भी कोई एक less stable oxidation state present होती है तो वो क्या होता है, वो स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी शो करता है और रिडक्शन भी शो करता है। ऑक्सीडेशन शो करता है मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा, और रिडक्शन में क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बात की थी Cu+ आयन को जब मैं किस में लेता हूँ? एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2+ Cu। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो मैंने क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच सेम स्पीसीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, that is increase in oxidation state, as well as reduction, that is decrease in oxidation state simultaneously, owing to its less stability in that particular oxidation state, is known as disproportionation of oxidation state। ठीक है। Next, actinoid contraction is greater than lengthenoid contraction। Why? तो इसका रीजन क्या होता है? lengthenoid contraction, actinoid contraction। lengthenoid contraction का रीजन है क्या? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 5f के इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका शील्डिंग जो है ना, इट इज ज्यादा पुअर देन द शील्डिंग ऑफ, दोनों का ही पुअर होता है शील्डिंग, लेकिन 5f का जो शील्डिंग होता है इट इज मोर पुअर देन द शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, और दस वी कैन से एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब इसमें देखो, इसका जो 5f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में? इसके 4f इलेक्ट्रॉन्स के केस से। तो अब जब इसमें पुअर शील्डिंग है तो इसका z इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। तो z इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बिकॉज 5f electrons have more poor shielding as compared to 4f electrons. Thus, effective nuclear charge experienced by valence shell electron in case of actinoids is much more than experienced by the lanthanoids. तो वही कहा गया है कि 5f के केस में शील्डिंग जो होती है ज्यादा पुअर होती है, तो जो आउटर मोस्ट
वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो इसका साइज जो होगा ज्यादा डिक्रीज होगा किसमें, एक्टिनॉइड्स में, और हम कहते हैं कि एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट, use Hund rule to derive the electronic configuration of Ce3+ ion and calculate its magnetic moment। तो मुझे पता है सीरियम, सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है 58, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जेनन 54 क्या होगा 4f1 5d1 6s2। ये था सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन। अभी किसकी बात पूछ रहा है ये, सीरियम 3+ की। तो अगर मैं सीरियम 3+ की बात करता हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जेनन 54 4f1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएगा, आउटर मोस्ट सेल से जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गया, इससे 2 इससे 1। अब मेरे को पता है ये जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है ये कब निकलता है, कब कैलकुलेट करते हैं, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाँ यहाँ पे एक f का इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n × n+2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 × 1+2, तो ये क्या हो जाएगा √3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच एलिमेंट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने इसकी बात की थी कि कौन सा, हाँ मैंगनीज शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का क्या होता है +7। तो मेरे को तो बस पूछा है कि कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यही वो एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, और यही वो एलिमेंट है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है किसमें, 3D सीरीज में या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर एलॉयज, नेम द मेटल्स यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉन्ज। तो अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, याद करो, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन का। और जब मैंने सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ाया था आपको तो वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है एलॉयज। तो एलॉयज क्या होता है, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको पूछता है ये जो ब्रॉन्ज है, मुझे पता है ये ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है। तो ये ब्रॉन्ज किसका एलॉय है मुझे पूछा गया है। तो याद रखना ये जो ब्रॉन्ज है ये कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है, कॉपर और टिन का। तो कुछ और बातें, जब मैं एलॉय की बात कर ही रहा हूं तो कुछ और बातें पूछी जाती है एलॉयज में। ठीक है, तो पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो एलॉय क्यों फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका रीजन जो होता है, इसका रीजन होता है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज बिकॉज दे ड्यू टू सिमिलर साइज। उनका जो साइज होता है वो सिमिलर होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी जो होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वो सिमिलर होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ट्रांजिशन मेटल एलॉय क्यों बनाता है तो पहला रीजन जाएगा उसके साइज को, कि उनका साइज क्या होता है, सिमिलर। इसलिए वो क्या होता है कि एलॉय में क्या होता है कि एक मेटल क्रिस्टल में प्रेजेंट एटम्स, ठीक है, दूसरे मेटल एटम से रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब सपोज ये अगर मैं मेटल का क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूं, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर मेटल है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो कुछ एटम्स हैं ये कुछ दूसरे एलिमेंट के मेटल के एटम से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम कह देते हैं एलॉयज। अब अपन को 3 एलॉय के नाम याद रखने पड़ेंगे, एक तो ब्रोंज, एक ब्रास, एक सिल्वर कॉइन यूके वाला। तो अगर मैं बात करता हूं ब्रोंज किसका एलॉय है, अभी मैंने देखा था कॉपर और टिन का। अगर मैं बात करूं ब्रास की, कॉपर और जिंक का। और अगर मैं बात करूं सिल्वर कॉइन, ये होगा कॉपर प्लस निकल। ठीक है, तो
तो ये जो सिल्वर कॉइन है ये तो याद रह जाएगा, कॉपर और निकल। अब मेरे को अगर ये दोनों का याद रखना है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि ब्रोंज कॉपर और जिंक का एलॉय होगा या कॉपर प्लस टिन का एलॉय होगा। तो इसका एक ट्रिक देख लो, जहां पे आपको Z दिख जाए वहां पे क्या होगा, Sn होगा, और जहां पे S दिख जाए वहां पे क्या होगा, जिंक होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr3+ एंड V3+ आयंस। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr3+ और Cr एंड V3+। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन 3d5, आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 4s1। अगर मैं बात करूं वेनेडियम की, तो वेनेडियम का कितना एटॉमिक नंबर 23, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या 3d3 4s2 ऐसा कुछ होता है। अब जब मैं बात करता हूं Cr3+ की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3d, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3, और जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d2। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से इसको लिख के आ जाना कि there are 3 unpaired electrons in chromium 3+ ion, whereas there are 2 unpaired electrons in vanadium 3+ ion. Next, what happens when sulfur dioxide is passed through acidified potassium permanganate solution? Write equation. तो जब भी मुझे पता है, ये पूछता है कि पोटेशियम परमंगनेट जब भी SO2 को हम लोग पास करते हैं ओवर एसिडिफाइड पोटेशियम परमंगनेट, तो ये क्या करता है, ये जो KMnO4 है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, कि किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये सबसे पहले खुद रिड्यूस हो जाएगा Mn2+ में, और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा SO4 2- में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो KMnO4 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जैसे ही मैं इसमें से क्या पास करता हूँ SO2, तो ये क्या करेगा, SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट में, और ये जो KMnO4 है ये खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, Mn2+ में। ठीक है, तो when sulfur dioxide gas is passed through acidified potassium permanganate solution, it gets oxidized to सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में एसिडिफाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे एसिडिफाइड लिखा हुआ है, मतलब ये जो है यहाँ पे एसिड H+ प्रेजेंट होगा। ये जो सल्फेट आयंस है ये H+ के साथ कंबाइन होके H2SO4 बना लेंगे। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ये जो MnO4- होता है ना, ये एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने अभी बोला था ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब भी मैं बात करूं ये MnO4- एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो ये X- जो है X2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और X यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अगर मैं बात करूं H2S की, तो KMnO4 H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सैलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइड आयन को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट को, और Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे पता होना चाहिए कि KMnO4 क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट अलोंग विथ इट। तो अगर मैं KMnO4 के साथ कोई भी ये कंपाउंड ले लेता हूं, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा
किसमें, सब्सिक्वेंट कंपाउंड में, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शंस, इनकी रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पता ही है क्या होगा, Mn that is manganese exhibit what, +7 oxidation state. How would you account for irregular variation of first and second ionization enthalpies in the first series of transition elements? The irregular variation of ionization enthalpies is mainly attributed to varying degree of stability of different 3D configurations. Example D0, D5, D10 are exceptionally stable. तो ये कहता है, यहाँ पे कहा गया है ये जो irregular variation होता है किसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ 3D सीरीज, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है स्टेबिलिटी ऑफ D0, D5 एंड D10, मतलब पार्शियली फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन को हम लोग क्या दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं ये इरेगुलर वेरिएशन का, ठीक है। तो ध्यान रखना है थोड़ा कि ये जो रीजन जाता है, इट इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू वेरिंग डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू डिफरेंट 3D configurations and we know that D0, D5 and D10 are exceptionally stable. Next, what are interstitial compounds, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, तो देखो क्या होता है, अगर मैं मेटल कोई भी एक मेटल लेता हूं और उसको किसमें देखता हूं, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे वहां पे क्या नजर आएगा, मुझे अरेंजमेंट नजर आएगा, किसका, मेटल एटम्स का। तो मेटल एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ये क्या है, मेटल के एटम का अरेंजमेंट। तो ये जो मेटल के एटम्स होते हैं ना, इनके बीच में कुछ खाली जगह होती है, दिख रहा है ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को वॉइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं, या फिर अपन इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, कह सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो होता क्या है, छोटे छोटे एटम्स, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं इनका साइज बहुत छोटा छोटा होता है। तो होता क्या है, ये जो एटम्स होते हैं ये जाके इनके बीच में फंस जाते हैं, ठीक है, और जब ये इनके बीच में जाके फंस जाते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हम कह देते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है इसको ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब छोटे छोटे एटम्स किसके, हाइड्रोजन जैसे, कार्बन जैसे या फिर नाइट्रोजन जैसे, ये क्या होता है, ये जाके ट्रैप हो जाते हैं कहाँ पे, क्रिस्टल लैटिस में। तो जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे यही मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये एटम्स किसके हो सकते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के या नाइट्रोजन के। और अगर मैं अच्छे से क्लियर पिक्चर देखूं तो क्या ये आपको व्हाइट बॉल्स दिख रहा है, ये जो व्हाइट बॉल्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल एटम्स को, ठीक है, मेटल एटम्स को। और इसके बीच में जो ब्लू बॉल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, छोटे छोटे एटम्स को, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट, Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि Cu+ क्या होता है, Cu+ शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन इन एक्वस मीडियम। व्हाई, बिकॉज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ आयन इज very greater than the hydration enthalpy of Cu+ ion, and hence Cu2+ ion is more stable in aqueous medium, ठीक है। नेक्स्ट है, what are paramagnetism and
फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ सब्सटेंस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। क्या गिवन है देखो फिर से, कि मुझे पूछा गया है कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है और पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। मुझे क्या पूछा गया है, व्हाट आर पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। फिर पूछा गया है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो किस सब्सटेंस से बने होते हैं, फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखना ये सपोज क्या लिया है मैंने, मैग्नेट। तो वो सब्सटेंस विच गेट अट्रैक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट या फिर इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस सब्सटेंस आर टर्म्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं उन्हीं को हम कह देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जबकि वो सब्सटेंस which get repelled in magnetic field, this type of substance are known as diamagnetic। और अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक की, वो सब्सटेंस which are strongly attracted in magnetic field are known as it is known as ferromagnetic substance। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है इट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो अब देखो आपको समझ में आया कि पैरामैग्नेटिज्म क्या है, डायमैग्नेटिज्म क्या है और फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। अब देखो किसी भी सब्सटेंस को जब मुझे सब्सटेंस दे दिया जाता है तो मैं, अब ये तो मेरे पास मैग्नेट तो रहेगा नहीं ना कि मैं चेक करके बताऊं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा बिना मैग्नेट के कि ये कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होता है, कौन सा डाया और कौन सा फेरो। तो याद रखना कि जहां पे तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रीजन होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का। अगर तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 दिख जाए, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वैसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। और अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, तो डी ब्लॉक में आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 3 जो सब्सटेंस हैं डी ब्लॉक के, ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और एफ ब्लॉक की बात करूं तो एफ ब्लॉक में भी एक सब्सटेंस है जिसका नाम है गैडोलिनम। तो ये जो 4 सब्सटेंस है ये कैसे सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो जो आर्टिफिशियल या परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं ना, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बनते हैं क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा टाइम तक रिटेन होती है। ठीक है, तो देख लो कि सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, arises due to presence of unpaired electrons. When a magnetic field is applied, substances which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic। तो ये जो 3 है फेकोनी मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तो है डी ब्लॉक के। और ये जो गैडोलिनम है जीडी, ये किसका है, एफ ब्लॉक का। तो ये 4 थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, अब जो मैग्नेट्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गिव 2 यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो मुझे पता है पोटेशियम परमैंगनेट, अभी मैंने बात की थी कि इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हेंस इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री। एंड सेकेंड यूज इज इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर एंड यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग किसको यूज करते हैं, KMnO4 को, बिकॉज इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो दिस आर द 2 यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चेक करो, मैंने आप लोग को वहां पे एक कर्व, देखो यहां पे मेरे को बताओ कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो मुझे दिख रहा है टेबल में
एक तो स्कैंडियम है जो कि सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और एक है जिंक जो कि सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक +2 करता है और स्कैंडियम सिर्फ +3 करता है। लेकिन मुझे किसके बारे में बात की गई है, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है? हाँ सर, स्कैंडियम ट्रांजिशन। क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करता है सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट की तो आंसर हो जाएगा स्कैंडियम। अगर बात करता है नेम डी ब्लॉक एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो आंसर हो जाएगा स्कैंडियम और जिंक। ठीक है, तो कहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? स्कैंडियम। क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। ठीक है, नेक्स्ट, गिव रीजन व्हाई HCl is not used to acidify KMnO4 solution in volumetric determination of Fe2+। तो मैंने अभी बोला था KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMnO4 क्या करेगा? KMnO4 जो है ना, it will oxidize Cl-2 Cl2 and itself it will get reduced to Mn2+। तो इसलिए हम लोग इसको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज नहीं करते। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ Fe2+ में, तो इट इज नॉट यूज, HCl is not used to acidify KMnO4 solution in volumetric determination of Fe2+ because KMnO4 reacts with HCl and oxidizes it to give chlorine। ठीक है, तो ये था रीजन। नेक्स्ट, गिव द केमिकल इक्वेशन for the reaction between a saturated solution of sodium dichromate and potassium chloride। तो क्या होता है, ये जो सोडियम क्या गिवन है? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस क्या गिवन है? KCl। तो मुझे पता है कि ये जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है इट इज मोर सॉल्यूबल बट इट इज लेस स्टेबल। ठीक है, इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू K2Cr2O7। तो जब भी हम लोग क्या लेते हैं, इक्विमोलर सॉल्यूशन लेते हैं, किसका? Na2Cr2O7 और KCl का, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, क्या मिलेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अगर हम लोग इसको कुछ देर छोड़ देते हैं, मतलब ठंडा होने पे हमें क्या नजर आएगा? ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नजर आएगा इसके? ऑरेंज क्रिस्टल्स। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है कौन? सोडियम डाइक्रोमेट, ये ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम क्लोराइड इट गिव्स पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये रही रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, व्हाई? तो मुझे पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल का कलर का रीजन क्या होता है। तो सबसे पहला रीजन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, पहला रीजन। और दूसरा रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अभी अपन को कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल KMnO4, उसमें जो Mn का ऑक्सीडेशन होता है, स्टेट होता है, वो होता है Mn+7, जहां पे उसके पास D इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0, लेकिन स्टिल वो क्या शो कर रहा है? वो पर्पल कलर का होता है। तो जब वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करता है तो फिर वो कलर्ड क्यों है? तो उसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम है ये अपन कोऑर्डिनेशन में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी तो बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्या हो गया? पहला रीजन हो गया डी ट्रांजिशन और दूसरा हो गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन शो क्यों करता है? ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो क्या हो गए? डी के इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं। समझ में आया? तो दैट्स इट। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट, दे आर गुड कैटलिस्ट, व्हाई? तो ये जो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक अच्छा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है।
तो इसका जो रीजन होता है, इसका पहला रीजन होता है दे हैव एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और सेकेंड, ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसी दो रीजन के वजह से ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट, दिस इज ड्यू टू their ability to adopt multiple oxidation states and to form complex, ठीक है। तो नेक्स्ट, in the first transition series of elements, which element shows highest oxidation state? Mn, ठीक है। नेक्स्ट, how does the acidified permanganate solution react with the following? Write the ionic equation for the reactions। तो मुझे पता है ये जो KMnO4 है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये इनों तीनों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ये Ki, तो यहाँ पे I जो है इसका ऑक्सीडेशन क्या है, स्टेट क्या है, -1। तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर बात करूं आयरन की, तो ये जो कंपाउंड है कौन, KMnO4, आयरन को ये Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा और ऑक्सैलिक एसिड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, C2O4 2- को ये CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। CO2 में यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे मुझे पता है 0 होता है। तो ये बातें अपन को पता होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ पे आयनिक इक्वेशंस लिखने को कहा है, तो कैसे लिखूंगा आयनिक इक्वेशंस। तो मुझे पता है कि KMnO4 में होता क्या है, मैंगनीट आयन होता है, परमैंगनीट आयन होता है। अब ये परमैंगनीट आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा, I- के साथ, और ये खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, Mn2+ में, और इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में, ठीक है। देखो मैंने लिखा है ऐसा होगा। अब इस इक्वेशन को अपन को बैलेंस करना होता है, तो मैंने आपको बैलेंसिंग करना सिखाया था रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दो तरह से अपन किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला तो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सेकंड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं आपको इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हेल्प से बैलेंस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, इसका -1, इसका +2 और इसका 0। तो मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो अपन क्या करते थे, अपन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते थे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेते थे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में किसको लिखते थे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I- का हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, I2 के एटम्स बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। मतलब एक एटम -1 से 0 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वैसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊं, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ पे MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+। तो ये जो Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे Mn के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस है। ये यहाँ पे +7 था, यहाँ पे क्या है +2। मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। तो जब मेरे को ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है एसिडिक मीडियम में, मैं क्या करता हूँ, जिधर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे मैं वाटर ऐड कर दूंगा। तो 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो 4 वाटर, और इसके ऑपोजिट साइड में मैं क्या कर दूंगा, 8H+। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को मेरे को दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने, इक्वल। तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं क्या आ जाएगा, 10I- गोज टू 10I2 + 10 इलेक्ट्रॉन, और इधर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस MnO4- +10 इलेक्ट्रॉन + 16H+
goes to twice Mn2 plus 8H2O। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये दोनों इक्वेशन ऐड कर देनी है। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो मेरा नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले MnO4 कितना है, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस I माइनस, कितना I माइनस दिख रहा है 10 I माइनस प्लस इधर में और कौन बचा 16H प्लस गोज टू व्हाट ट्वाइस Mn2 प्लस 8 वाटर प्लस 10I2। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले, लेफ्ट और राइट वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा ये वाला। तो ये है बैलेंस आयनिक रिएक्शन। तो इस तरह से अपन को बैलेंसिंग करना होगा, ठीक है। जब भी मुझे बैलेंस रिएक्शन लिखना होता है तो मैं ये फॉर्मूला एडॉप्ट करूंगा। अभी मैंने बताया MnO4 माइनस Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा और खुद Mn2+ में रिड्यूस हो जाएगा। तो मुझे इसको बैलेंस करना है सिमिलर मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से मेरे को पता है ये ऑक्सलेट आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सिमिलर मेथड से यहाँ पे भी मैं बैलेंस कर लूंगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये जो प्रीवियस दो इक्वेशंस मैंने बात की है उनको बैलेंस करके आपको मेरे को दिखाना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन गैसियस Cr3+ आयन। तो ये मैंने किया ही था कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s1, ये है इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर Cr3+ की बात करूं तो क्या हो जाएगा 3d3। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, हाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अच्छे से लिखना कि देयर विल बी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr3+ आयन, और ऐसे आप लोग करके भी थोड़ा दिखा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो मैंने बोला था ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, जो जिसके पास इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब मैं जिंक, कैडमियम और मरकरी का चेक करता हूं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, तीनों में ही कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS N-1D10 और NS2। तो जब मैं बात करता हूं इन तीनों कंपाउंड की तो मेरे को क्या दिखने को मिलता है कि तीनों में ही क्या होता है कि D में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चाहे मैं कोई सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लूं। अब मुझे पता है जिंक 2+ में एग्जिस्ट करता है, तो जब मैं जिंक 2+ को देखता हूं तो वहां पे भी मेरे को उसका D10 कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा। तो सिंस उसके ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या एग्जिबिट नहीं करता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल एग्जिबिट नहीं करता, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाता। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव फुल डी कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हेंस दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स। समझ में आया? नेक्स्ट, why is first ionization enthalpy of Cu is higher than that of Na? This is why, due to small size and maximum Z effective. So first ionization energy of Cu is higher than that of sodium due to small size of sodium and due to maximum Z effective of copper than Na. तो कॉपर का जो साइज होता है ना वो छोटा होता है, दूसरा उसमें जेड इफेक्टिव जो होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कॉपर की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, Na से। नेक्स्ट, नेम वन ओर ऑफ मैंगनीज एंड क्रोमियम। तो जब मैं बात करता हूं मैंगनीज की तो मैंगनीज का और क्या होता है बताओ, हमने प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 में पढ़ा था क्या, पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट ये किसका और है, ये मैंगनीज का और है, और पायरोलुसाइट का फॉर्मूला क्या होता है MnO2। अगर मैं बात करूं क्रोमियम की तो क्रोमियम का और क्या नाम था, हाँ क्रोमाइट। इस क्रोमाइट और से तो हमने पोटेशियम डाइक्रोमाइट का प्रिपरेशन किया था, ठीक है। क्रोमाइट और का क्या होता है
O.Cr2O3। इसी को कभी कभी अपन कैसे लिख देते हैं, FeCr2O4। तो ये हो गया क्रोमाइट का, क्रोमियम का, और जिसका नाम है क्रोमाइट, और ये हो गया पायरोलुसाइड। इससे हम बनाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इससे हम बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड, गिव केमिकल इक्वेशंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, मैंगनीज का ओर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, पायरोलुसाइड। क्या है, पायरोलुसाइड। हम लोग पायरोलुसाइड लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो एकदम बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले अपन Mn का एक ओर लेते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम मैंगनेट में। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट में। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले अपन मैंगनीज का ओर लेंगे। तो मैंगनीज का ओर क्या है, MnO2। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, K2MnO4। ठीक है, K2MnO4। तो अब मेरे को बच्चों बताओ कि यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +2, यहाँ पे -8, तो ये हो जाएगा +6। तो ये +4 से +6 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे सस्ता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं हम लोग, हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सबसे सस्ता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोटेशियम का एक बेस ले लूंगा जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ पोटेशियम मैंगनेट मिलेगा। अब क्या होगा, देखो ये पोटेशियम मैंगनेट को जब हम लोग एसिडिफाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KMnO4, और मुझे क्या दे देगा, KMnO4 के साथ साथ ये दे देगा MnO2। ठीक है, तो ये होती है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, पायरोलुसाइड से अपन पोटेशियम परमैंगनेट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और साइड मटेरियल रिलीज होता है जो है वाटर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है 4KOH हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पूछ रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसका रीजन क्या है, तो मैंने बोला था पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। तो ट्रांजिशन मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों होता है, क्योंकि मैंने बोला था हीट ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस बात पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब होता क्या, देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ये क्या करते हैं, ये मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, और मेटेलिक बॉन्ड कैसा बनाएंगे, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, और स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनको बॉन्ड, उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, हाई होगा। तो क्या लिखा है मैंने कि द एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ आर हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड N-1d and Ns electrons, unpaired N-1d and Ns electrons which participate in metallic bonding। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, पार्शियल रिएक्शन गिवन है, इसको कंप्लीट करना है। तो मुझे पता है कि सबसे पहले रिएक्शन में ये क्या है, ये है डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन
SN2+ को किस में कन्वर्ट कर देगा, SN4+ में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ में। अगर मैं बात करता हूं मैंगनेट, परमैंगनेट, क्या है ये, परमैंगनेट, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये Fe2+ को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe3+ में ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+। समझ में आया, ये H+ और कुछ नहीं, ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हो यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैंने तो मतलब ऊपर से बता दिया कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। अगर कुछ नहीं भी आता, अगर बैलेंसिंग नहीं भी आता है ना, तो बस इतनी रिएक्शन लिख के आ जाना, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। और अगर बैलेंसिंग नहीं आता है तो आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन में जाके चेक करना कि बैलेंसिंग मैंने सिखाया हुआ है यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एज वेल एज यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो विद दिस आई एंड अप टुडेस लेक्चर। थैंक यू।